1912 में ब्रिटिश पंजाब के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में पैदा होने वाला एक लड़का जो कि साउथ एशियन लिटरेचर का सबसे कंट्रोवर्शियल अफसाना निगार बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सादत हसन मंटो की। एक ऐसा नाम जिसको आज भी मुआशरा पढ़ने से घबराता है। मंटो ने अपने कलम से एक ऐसा आईना तराशा जिसको आज भी मुआशरा देखने से घबराता है। मंटो हर दौर के लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था और है, और मंटो इसके बारे में खुद लिखते हैं कि अगर आपको मेरे अफसाने नाकाबिले बर्दाश्त लगते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये ज़माना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर आप मेरी कहानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि इस जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। मंटो की कहानियाँ ऐसे पहलुओं पर रोशनी डालती हैं जिनको माशरा हमेशा अंधेरे में रखना चाहता है। मंटो वॉज वे अहेड ऑफ हिज टाइम। उसने उन औरतों के लिए आवाज़ बुलंद की जिनके बारे में बात करना भी गुनाह समझा जाता था। उसने सेक्स वर्कर्स, रेप विक्टिम्स और औरतों पर होने वाली जिनसी ज्यादती के बारे में लिखा। इसीलिए कुछ लोगों ने उसे पागल, कुछ ने शराबी और कुछ ने काफिर कहा। लेकिन तारीख हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखती है जिनमें कुछ पागलपन होता है और कुछ नया तख्लीक करने का जज्बा होता है। हेलो, आई एम शजीन सईद और आज हम बात करेंगे मंटो के कुछ अफसानों की और कुछ उसके मेन थीम्स की। मंटो को एक फेमिनिस्ट राइटर कंसीडर किया जाता था। ही वॉज वेरी अवेयर ऑफ द रिप्रेशन पोज्ड इन विमेन बाय द सोसाइटी। मंटो की क्रिएटिविटी और इंटेलेक्ट को मुआशरे का एक कंजर्वेटिव तबका समझ ही नहीं सकता था, इसीलिए लोग उसके काम को फहश और वल्गर कहते थे। मंटो रिस्पॉन्डेड टू दिस सेइंग, आई डू नॉट राइट टू प्लीज but to provoke, to shake the conscience of the society। मंटो ने अपने मुख्तलिफ अफसानों और शॉर्ट स्टोरीज में मुख्तलिफ थीम्स को डिस्कस किया है। He explored gender, identity, belonging, partition and its trauma, longing and human psychology। मंटो ने अपनी मुख्तलिफ कहानियों में मजहब का इस्तेमाल करने वाले लोगों को तनकीद का निशाना बनाया है। अपनी एक कहानी मुज़ेल में वो एक यहूदी औरत का किरदार पेश करते हैं। मुज़ेल एक निहायत जुर्रतमंद, खुद मुख्तार और हमदर्द औरत है। वो एक आज़ाद परिंदे की तरह रहती है और जेंडर और रिलीजन की नॉर्म्स पे कंफर्म नहीं करती। उसका तर्ज ज़िंदगी मुनफरिद है और वो माशरती रिवायात को चैलेंज करती है। तो होता कुछ यूं है कि एक सिख को मुज़ेल से प्यार हो जाता है, बट ड्यू टू रिलीजियस कंस्ट्रेंट्स ही डज नॉट मैरी हर, और उसकी शादी किसी और सिख औरत से तय हो जाती है। ये कहानी उस वक्त की है जब बड़े सगीर में मॉब लिंचिंग और कम्युनल राइट्स बहुत आम था, और मुज़ेल तर्चलॉन को और उसकी मंगेतर को बचाने के लिए मॉब लिंचिंग से अपनी चादर इस्तेमाल करती है और क्राउड के सामने बेलेबास खड़े होने में झिझक महसूस नहीं करती ताकि वो एक लड़की को तशद्दुद से बचा सके। तो उस क्राउड में से somebody offered their turban to her to cover her। तो मुज़ेल ऐसा जवाब देती है which shatters the whole religiosity। She said, ये ले जाओ तुम्हारा ये मजहब। मेरा मानना ये है कि मंटो इस कहानी के जरिए हमें ये पैगाम देना चाहता है कि पर्दा अगर सिर्फ जिस्म को ढकने के लिए हो तो इसकी कोई अहमियत नहीं होती। अगरचे पर्दे से आपका जिस्म ढक जाता है, मगर बुरी नीयत, हवस भरी निगाहें और बदसूरत चेहरे हमेशा आया रहते हैं, और इस मुनाफकत को कोई भी टोपी, कोई पगड़ी या कोई भी कपड़ा ढक नहीं सकता। सवाल ये है कि मंटो को ही क्यों हमारे मुआशरे की नाइंसाफियां दिखाई देती थी। मंटो की तहरीकी सोच के पीछे कौन से तजुर्बात छुपे थे। मंटो का एक करीबी दोस्त कृष्ण चंद्र उनके बारे में लिखता है कि मंटो ने मुंबई की जुराइम पेशा दुनिया को, उसके कोठों और शराब खानों को बहुत करीब से देखा, और वहां पर होने वाली ज्यादतियों ने मंटो के ज़मीर पर गहरा असर छोड़ा। जब वो औरतों को चंद पैसों के इवज अपनी इज्जत को बेचते हुए देखता तो बेचैन हो जाता था। वो उन वाकयात के पीछे के सबब के बारे में बात करता था। वो समाजी ढांचों और रवायती निज़ाम को इस सब का जिम्मेदार करार देता था। उसने तवाइफों को उनके जिस्मों से बढ़कर देखा और उस सिस्टम पर तनकीद की which leads women into prostitution। मंटो का कहना था, बाजारी औरतें समाज की पैदावार हैं और समाज के वज़ा करदा कवानीन की खाद उनकी परवरिश करती है।
اگر ان کو اچھا بنانا درکار ہے تو سارے جسم کے نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جب تک سماج اپنے قوانین پہ از سر نو غور نہیں کرے گا وہ نجاست دور نہیں ہوگی جو تہذیب و تمدن کے اس زمانے میں ہر شہر اور ہر بستی کے اندر موجود ہے. اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ منٹو زمانے میں ہونے والی ناانصافیوں اور برائیوں سے کتنا گہرا متاثر تھا اور وہ اپنی تحریروں کے ذریعے اس معاشرے کو درست کرنا چاہتا تھا. منٹو نے اپنے بہت سے افسانوں میں آئیڈینٹی اور بلانگنگ کے بارے میں لکھا ہے. In one of his famous short stories, ٹوبا ٹیک سنگھ، اس نے ایک پاگل خانے کا نقشہ کھینچا ہے. تقسیم ہند کے بعد جب دونوں ممالک کی حکومتوں نے سوچا کہ پاگلوں کو ان کے مذہب کے مطابق ایک دوسرے ملک میں ایکسچینج کر دیا جائے تو وہاں پر ایک شخص موجود تھا بشن سنگھ، جس کو ٹوبا ٹیک سنگھ سے بہت زیادہ محبت تھی. He was very connected to his hometown. اور وہ ارد گرد افسران سے پوچھ رہا تھا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہیں، کیا یہ ہندوستان میں ہے یا پاکستان میں ہے، لیکن کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں پر ہے. جس دن پاگلوں کو بارڈر کے آر پار ایکسچینج کرنا تھا، بشن سنگھ refuses to move. Upon realizing that his house does not belong on either side, he lies down in the strip of land between two countries. اور وہیں مر جاتا ہے. اس کہانی کے ذریعے منٹو is trying to understand the absurdity of partition, that how the political decisions made by leaders affects the lives of common people. پاگل خانے کے باہر کی جو دنیا ہمیں اپیرنٹلی بہت سین دکھائی دیتی ہے اور بہت ریشنل لگتی ہے، might be much more irrational than the people living inside the mental asylum. Manto is suggesting that homeland, identity and belonging is not just built by creating borders between two countries. منٹو کے بارے میں لوگوں کا جو بھی خیال ہو، ان کے جو بھی نظریات ہوں، میرا یہ ماننا ہے کہ منٹو نے اردو ادب کو ایک نیا اور ایک مختلف انداز تحریر دیا. اس نے لوگوں کو ہمت دی، لوگوں کو جرأت دی کہ وہ سوال کریں ان نظامات کے خلاف، اس سسٹم کے خلاف which normalizes oppression. اس کے ریڈیکل خیالات اور پروگریسو سوچ نے تاریخ کو نیا رخ دیا. اس کے انقلابی نظریات نے عام انسان کو سوچنے کا ایک نیا طریقہ دیا. منٹو ہمت اور جرأت کی علامت ہے. اگر کوئی اس کی تحریروں اور افسانوں کے پیچھے کے پس منظر کو سمجھ لے تو یہ اس کی سوچ اور اس کے نظریے کو بدلنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. منٹو کے افسانے ایک سماج پر تعمیری تنقید ہے اور اس کے ذریعے اس سماج بہتر جگہ بن سکتی ہے، ایک ایسی جگہ جہاں ہر کسی کو عزت ملے، چاہے اس کا پیشہ، اس کی ذات یا اس کا مذہب کچھ بھی ہو. آپ منٹو کو فحش یا ولگر بولیں، منٹو is still a man of courage. He is a man of resistance. He is a man of resilience. مختصر یہ کہ منٹو کا نظریہ زندگی شاید اکثر لوگوں کے لیے قابل قبول نہ ہو، مگر اس کا کام اور اس کے افسانے ہمیں زندگی کے بہت سے رازوں سے آگاہ کرتا ہے. منٹو ایک سمبل ہے آف ریزسٹنس. منٹو gives us the hope of a better society. منٹو gives us the resilience. منٹو gives us the ability to speak against the very systems which legitimizes violence and oppression against the working class, against women or against the minorities. منٹو کی کہانیاں were a true reflection of the time. They mirrored society's faults. And lastly, I would say کہ منٹو کا قلم کسی کی سوچ کا غلام نہیں تھا.